वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टोरी पोएट्स एंड पैनकेक्स के बारे में। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स ये कहानी अशोका मित्रन ने लिखा है और इस कहानी में हम लोग जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में जानते हैं जो कि मद्रास चेन्नई में हुआ करता था और 1940 में ये सेटअप हुआ था। इसके जो राइटर हैं अशोका मित्रन, ये वहीं पे काम करते थे और इनका काम होता था न्यूज़पेपर कटिंग्स को फाइल में स्टोर करने का। अब ये बताते हैं कि उस समय जेमिनी स्टूडियोज़ में कौन कौन लोग इनके साथ काम करते थे, कैसा एनवायरनमेंट हुआ करता था, कौन कौन लोग बाहर से यहाँ पर आते थे मिलने के लिए। कभी कोई पोएट आता था, कभी कोई और लोग पूरे टीम आते थे। इस तरह का ये कहानी है, यानी जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में ये कहानी है और जो राइटर है वो वहीं पे काम किया करते थे। तो अशोका मित्रन एक तमिल राइटर हैं जिन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ में अपने वर्क प्लेस के बारे में लिखा है इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। माई ईयर्स विद बॉस इनका बुक है जिससे कि ये एक सर्प लिया गया है। जेमिनी स्टूडियोज़ चेन्नई में था, 1940 में सेटअप हुआ। फाउंडर थे एस वसन जेमिनी स्टूडियोज़ के और अशोका मित्रन का काम था टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। ये इनका काम हुआ करता था। अब पैनकेक क्या है? स्टोरी का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो पैनकेक ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का जो जेमिनी स्टूडियोज़ में आया करता था ट्रक भर भर के। मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियोज़ का अपस्टेयर्स में था, ऊपर में था। दैट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनका एक स्टेबल हुआ करता था। एक स्टेबल मतलब होता है जहाँ पे हॉर्स स्टे करता है। तो उनके अपस्टेयर्स जो है उसी में इन लोगों का मेकअप डिपार्टमेंट था या जेमिनी स्टूडियोज़ का सेटअप था। ठीक है। अब मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। जो इस स्टूडियो का मेकअप रूम था उसको देखने में कैसा लगता था, जैसे कोई हेयर कटिंग सैलून हो जहाँ पे हर एंगल पे लाइट्स आते रहता था। हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स हुआ करता था। और दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। इंडोर शूटिंग हुआ करता था उस समय में, केवल 5% ही फिल्म का आउटडोर शूट होता था। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. आई कौन है? आई है राइटर अशोका मित्रन। अशोका मित्रन बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि सेट्स और स्टूडियो लाइट्स इसीलिए गर्ल्स और बॉयज़ को रिक्वायरमेंट था ताकि लोग अगली लग सके, प्रेजेंटेबल लगने के लिए। मूवी में लोग प्रेजेंटेबल लगने के लिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए मेकअप मटेरियल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे अशोका मित्रन का मानना है, जो कि राइटर हैं, कि उससे वो लोग अगली हो जाते थे। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मतलब कि एक हायरार्की था, ऊपर से नीचे का एक ऑर्डर था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। चीफ जो मेकअप मैन हुआ करता था वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाने का काम करता था। सीनियर असिस्टेंट जो है वो सेकेंड हीरो और हीरोइन को अगली बनाने का काम करता था और जूनियर असिस्टेंट जो है वो मेन कॉमेडियन और इस तरह के लोगों को मेकअप लगाता था। ठीक है। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और ऑफिस बॉय जो था वो क्राउड शूटिंग का, मतलब जो क्राउड, जो भीड़ का हिस्सा थे, उन लोगों को मेकअप लगाने का काम कौन करता था? ऑफिस बॉय करता था। अब ये ऑफिस बॉय कौन है? ऑफिस बॉय, ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। ये जो लड़का है ये कोई लड़का नहीं था, बल्कि ये अपने अर्ली 40s में एक आदमी थे। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर और लिरिक्स राइटर, ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट। ये जो ऑफिस बॉय हैं ये एक स्टार एक्टर बनने के पर्पज़ से आए थे, एक टॉप स्क्रीन राइटर बनने के पर्पज़ से आए थे, या एक लिरिक्स राइटर बनने के पर्पज़ से आए थे, और ये थोड़े बहुत पोएट भी थे। आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। आई यानी अशोका मित्रन। अशोका मित्रन बोल रहे हैं कि उन दिनों ये जो हैं वो एक क्यूबिकल में काम करते थे, यानी एक छोटा सा इनका कमरा हुआ करता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। और जब लोग देखते थे कि ये खाली न्यूज़पेपर कटिंग करते रहता है सारे दिन, तो लोग ऐसा सोचते थे कि इसको कोई काम है ही नहीं। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो जिस किसी को भी लगता था कि मेरे को कोई ऑक्यूपेशन मिलना चाहिए, वो मेरे कमरे में, मेरे क्यूबिकल में आता था और मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुना के चल जाता था। और उनमें से एक थे ऑफिस बॉय।
The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste. अब ऑफिस बॉय जो है वो अपना दुखड़ा सुनाने अशोका मित्रन के क्यूबिकल में आ जाया करते थे और बतलाते थे कि उनका जो लिटरेरी टैलेंट है, यानी वो एक लिरिक्स राइटर हैं, एक पोएट हैं, इस तरह का वो टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं और उनका सारा टैलेंट क्या हो रहा है, वेस्ट जा रहा है। क्योंकि वो क्या करते थे, वो तो क्राउड शूटिंग का काम करते थे, क्राउड वाले लोगों को मेकअप लगाने का काम करते थे। Soon I was praying for crowd shooting. It could save me from his epics. तो तब जब अशोका मित्रन को ऑफिस बॉय ये सब सुनाते थे तो अशोका मित्रन प्रार्थना करते थे कि क्राउड शूटिंग हो जाए, तभी इनके एपिक से हम बच पाएंगे। एपिक मतलब क्या होता है, जैसे रामायण और महाभारत को एपिक बोलते हैं, तो क्योंकि ऑफिस बॉय एक लंबा चौड़ा लेक्चर देते थे तो उसी को ये एपिक बोल रहे हैं यहाँ पे। ऑल हिज वोज यानी कि दुखड़ा, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोथामंगलम सुबू। अब इस ऑफिस बॉय के बारे में अशोका मित्रन बतला रहे हैं कि इनका ऑफिस बॉय का सारा सफरिंग, सौरो, दुख, नेग्लेक्ट, ये सब का जो रीज़न है वो कोथामंगलम सुबू थे। सुबू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। देखिए नंबर 1 कौन है, एस वसंत, जो कि फाउंडर है जेमिनी स्टूडियोज़ के, और नंबर 2 कौन है, कोथामंगलम सुबू। सुबू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़, लेकिन सुबू के साथ ऑफिस बॉय हमेशा कॉम्पिटिशन फील करता था। एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स के मामले में और फॉर्मल एजुकेशन के मामले में ऑफिस बॉय सुबू से अहेड था। यानी कि ऑफिस बॉय को जो ओपनिंग मिला था ना फिल्म की दुनिया में, वो बहुत ही अच्छा था। उनका जो स्टार्टअप था वो बहुत ही एनकरेजिंग था, जैसा स्टार्टअप सुबू को भी नहीं मिला था। और फॉर्मल एजुकेशन की भी अगर बात की जाए तो ऑफिस बॉय उसमें भी कोथामंगलम सुबू से अहेड था। तो इन दो चीज़ों में ऑफिस बॉय अहेड था, लेकिन किन किन चीज़ों में कोथामंगलम सुबू अहेड था वो यहाँ पे अशोका मित्रन बतलाते हैं। सबसे पहला तो वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है। अब ब्राह्मण थे, दूसरा ये कि वो एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, वो हर समय हंसमुख रहते थे। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, तीसरा वो काफ़ी वफादार थे। चौथा ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, यानी कि ऐसा लगता था मानो ये फिल्म के लिए ही बने हैं, और यहाँ पे जब भी कोई उनको कमांड देता था तो वो इंस्पायर हो जाते थे, तो वो मोटिवेट हो जाते थे। उनकी ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी। और फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुबू अराउंड, यानी कि सुबू से जब भी कोई परेशानी पूछा जाता था, उनसे कोई भी सल्यूशन अगर मांगा जाता था, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ बोलता कि सीन करने में डिफ़िकल्टी आ रहा है, तो 4 नहीं 14 तरीके सुबू के पास हुआ करते थे। तो फिल्म मेकिंग सुबू के आसपास होने से काफ़ी आसान था। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. इनका जो फिल्म में सक्सेस था उस वजह से इनके लिटरेरी अचीवमेंट थोड़े कम नज़र आते थे, क्योंकि ये उसमें भी अच्छे थे, लेकिन फिल्म में इनको ज़्यादा सक्सेस मिला। ही रोट अ नॉवेल थिलना मोहनाम्बल, इनमें लिटरेरी टैलेंट भी था, इन्होंने एक नॉवेल लिखा थिलना मोहनाम्बल। Whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. बात मान लीजिए कोथामंगलम सुबू कोई छोटा किरदार भी अगर निभाते थे किसी फिल्म में, तो वो जो मेन एक्टर का किरदार है उससे भी बेहतर निभाते थे। His house was a permanent residence for dozens of near and dear far relations and acquaintances. इनका जो घर था वो मानो परमानेंट एक रेसिडेंस था। इनके अगल बगल दर्जनों नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए और जान पहचान वाले लोगों के लिए इनका घर एक आश्रय था। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, बहुत ही काइंड, चैरिटेबल और इम्प्रोविडेंट मैन थे। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा ना सोचे, थॉटलेस। तो बिना सोचे समझे बहुत आसानी से ये लोगों की मदद किया करते थे, ज़्यादा नहीं सोचते थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, तो क्या ये जो है वो बॉस से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। और वॉज इट हिज जनरल डिमिनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट, इनका जो डिमिनर है या एक तरह से जो इनका बिहेवियर था वो एक साइकोफेंट की तरह था, ऐसा लगता था लोगों को, यानी एक चापलूस की तरह। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, वो हमेशा हर चीज़ के बारे में अच्छी बातें ही बोला करते थे। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू। डायरेस्ट मतलब बुरी। तो यहाँ पे अब इतने सारे अच्छे क्वालिटीज़ होने के बावजूद यहाँ पे एक आदमी है, कौन, ऑफिस बॉय, जो कि सुबू के लिए अच्छी दुआएं नहीं करता था, जो कि चाहता था कि सुबू के साथ अच्छा ना हो। सुबू वॉज ग्रुप्ड अंडर स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर। सुबू को
जेमिनी स्टूडियोज़ में स्टोरी डिपार्टमेंट में रखा गया था और स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर भी था। लॉयर जो है वो लीगल एडवाइज़र था, लेकिन हर कोई उनको उसका अपोजिट समझता था, यानी लीगल एडवाइज़र का अपोजिट लोग उसको समझा करते थे। While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti, with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pant and tie. तो जो डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट, उसमें सभी लोग क्या पहनते थे? खादी धोती पहनते थे और खादी ओवरसाइज वाइट शर्ट पहना करते थे। लेकिन ये जो लॉयर या लीगल एडवाइज़र है, ये क्या पहनता था? ये शर्ट पैंट और टाई पहना करता था। तो ये अपोजिट था। और क्या था? ये मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक था इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। यानी जेमिनी स्टूडियोज़ में लोग सपने लेके आया करते थे और अधिकतर लोग वहाँ सपना देखते रहते थे कि हमको भी मूवी में रोल मिल जाए, या हम भी ये स्टार एक्टर बन जाएं, या स्टार लिरिक्स राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बन जाएं। तो इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स में से एक मैन था जो कोल्ड लॉजिक का आदमी था, एकदम लॉजिकल प्रैक्टिकल था और ज़्यादा सपने नहीं देखा करता था। वो कौन था? लॉयर या लीगल एडवाइज़र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे लॉयर या लीगल एडवाइज़र अपोजिट था लोगों के कंपैरिजन में, तो दो आप रीज़न लिख सकते हो। एक तो ड्रेसिंग सेंस और दूसरा ये कोल्ड लॉजिक वाले आदमी थे। जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स। हॉन्ट मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ आप यूजुअली विजिट करते हो। तो जेमिनी स्टूडियोज़ में कई सारे पोएट्स, कवि जो हैं वो आते जाते रहा करते थे। मोस्ट ऑफ देम वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। जेमिनी स्टूडियोज़ में से लोग बहुत डिसलाइक करते थे कम्युनिज्म शब्द को। कम्युनिज्म क्या होता है? पहले आप लोग जान लीजिए कि कम्युनिज्म होता क्या है। कम्युनिज्म एक ऐसा विचारधारा या फिलॉसफी है जिसमें कि ये माना जाता है कि अगर सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारे ही फर्म्स, फैक्ट्रीज़ और सेक्टर्स को ओन कर ले, तो हो सकता है कि समाज में बराबरी आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगा और लोगों को उनकी नीड्स और एबिलिटीज़ के हिसाब से इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, इक्वल पेमेंट मिलेगा, यानी समाज में इक्वालिटी आ जाएगा। ये जो रिच और पुअर के बीच में इतना बड़ा खाई जैसा डिफरेंस है, ऐसा नहीं रहेगा। ये है कम्युनिज्म। तो जेमिनी स्टूडियोज़ में लोग जो हैं वो कम्युनिज्म नाम की विचारधारा या फिलॉसफी को पसंद नहीं करते थे। एक्चुअली उनको सही मायने में बताया जाए तो कम्युनिस्ट क्या लगता था कि कम्युनिस्ट एक गॉडलेस मैन है। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव। कम्युनिस्ट जो है वो गॉड पे विश्वास नहीं रखता है। उसे ना तो फिलियल, ना तो ब्रदरली लव है, ना ही कंजुगल लव है, ना ही अपने पार्टनर के लिए लव है। ही हैड नो कंपंक्शन, ही हैड नो गिल्ट। कंपंक्शन मतलब गिल्ट। ही हैड नो गिल्ट अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। ऐसा लोग जेमिनी स्टूडियोज़ में समझते थे कम्युनिस्ट के बारे में। सच नोशंस अमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़। खादी पहनने वाले जेमिनी स्टूडियोज़ के कवियों में ऐसा ही विचारधारा था। व्हेन फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग। अब जेमिनी स्टूडियोज़ में जैसा कि पहले भी लिखा गया है कि लोग आते जाते रहा करते थे, तो इसमें आता है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी फ्रैंक बुचमैन की लीडरशिप का आर्मी था, जिसमें कि 200 लोग थे। फ्रैंक बुचमैन एक अमेरिकन थे। ये मद्रास विजिट करते हैं। कब विजिट करते हैं? 1952 में विजिट करते हैं। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज़। यानी इनको होस्ट के रूप में कौन मिलता है? जेमिनी स्टूडियोज़। ये आते हैं जेमिनी स्टूडियोज़ में और गेस्ट कौन है? फ्रैंक बुचमैन का मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये 200 करीब लोग हैं जो कि 20 अलग अलग नेशन से या कंट्रीज से आए हुए हैं। अब एस.एस. वसन कौन है? जैसा कि हम पहले भी बताए, जेमिनी स्टूडियोज़ के फाउंडर और नंबर 1 है। तो जब एमआरए वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वसन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड्स। जब ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो एक तरह का कम्युनिज्म के खिलाफ मूवमेंट था, ये जब आता है तो मद्रास के एस.एस. वसन जैसे लोग केवल एक खेल की तरह, मतलब खेल दिए जाया करते थे। मतलब जो खेलने वाला आदमी है वो कौन है? ये फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी और ये बड़े बड़े लोग जो जेमिनी स्टूडियोज़ में विजिट करने आते थे बाहर से। और किससे खेला जा रहा है? एस.एस. वसन जैसे लोगों से जो कि बॉस हैं। ठीक है, तो ये लोग इन बड़े लोगों को या बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया करते थे। अब दूसरी बार क्या होता है कि जेमिनी स्टूडियोज़ में एक और विजिटर आता है जो कि इंग्लैंड का एक पोएट है।
अब लोग बोलते हैं कि ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज़ एन एडिटर। देखिए ये दूसरे टाइम का बात हो रहा है, पहले मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जेमिनी स्टूडियोज़ विजिट करने आया था, अब कौन आ रहा है, इंग्लैंड का कोई पोएट आ रहा है। अब लोग यहाँ पे सोच रहे हैं जेमिनी स्टूडियोज़ के कि वो कोई पोएट नहीं है, एक एडिटर है। दैट इज़ वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। वसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकटन। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो आदमी आने वाला है ये केवल पोएट नहीं है बल्कि एडिटर भी है, और इसीलिए शायद वसन साहब जो हैं वो उसको एक ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं, क्योंकि वसन भी तो एडिटर थे। वसन तमिल वीकली आनंद विकटन के एडिटर थे। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon, लगभग शाम के 4 बजे, पोएट और द एडिटर अराइव्ड। जो पोएट या एडिटर हैं वो आ जाते हैं। अब बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। बॉस एस वसन एक लंबा स्पीच देते हैं, पेपर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जिसमें कि कुछ वर्ड्स का यूज़ हुआ था जैसे फ्रीडम, आज़ादी, डेमोक्रेसी। देन द पोएट स्पोक, और उसके बाद पोएट बोलता है। अब पोएट का नाम आपको बाद में स्टोरी में बताया जाएगा, लेकिन हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये जो पोएट हैं इनका नाम क्या है। इनका नाम लोग गेस करते हैं, लेकिन इनका नाम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, और किसी को नहीं पता रहता है कि इनका नाम क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। 1 घंटे तक स्पीच देते हैं स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड। इनका जो एक्सेंट था, जो फॉरेन बोलने का तरीका था, वो कोई भी समझ नहीं पा रहा था। इनके 1 घंटे के स्पीच में इन्होंने क्या कहा, ये जेमिनी स्टूडियोज़ के लोगों के लिए एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री था। इनका जो विजिट था वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री था, एक रहस्य था जो समझाया नहीं जा सकता था। प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए, प्रोज मतलब क्या होता है, गद्य। जैसे कि अगर स्टोरी या नॉवेल आप लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्रोज। और अगर आप पोएट्री लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वर्स। तो प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए, ऐसे लोगों के लिए, सच पीपल के लिए, जो हिंदू मैगजीन है, जो हिंदू न्यूज़पेपर है, हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट। एक अनाउंसमेंट था उन सब के लिए इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रिटिश पीरियोडिकल द्वारा, ब्रिटिश मैगजीन द्वारा, और उस शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट का नाम था द एनकाउंटर। और ये कहाँ पब्लिश हुआ है, द हिंदू न्यूज़पेपर के एक छोटे से अनइम्पॉर्टेंट पेज में, एक कॉर्नर में एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट द एनकाउंटर के नाम से पब्लिश हुआ है, जो कि एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है। अब अशोका मित्रन जो हैं, ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, क्योंकि अशोका मित्रन भी न्यूज़पेपर कटिंग्स को स्टोर किया करते थे फाइल्स में, तो वो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। और अशोका मित्रन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे वो उनको एनकाउंटर का कॉपीज़ मिलता है। देयर वेर कॉपीज़ ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, जब वो एडिटर का नाम पढ़ते हैं, तो इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़। ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियोज़ को विज़िट किया था, ठीक है। नाम तो लोगों को पता चल ही जाता है इसके आने के बाद, तो इनको ये बता रहे हैं यहाँ पे कहानी में कि ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियोज़ आया था। इन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया है। नाम देखिए यहाँ पे नीचे स्टीफन स्पेंडर लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले तक इन्होंने नाम नहीं लिखा है। ये बोलते हैं कि ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियोज़ आया था, एडिटर का नाम वही था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक अपना खोया हुआ भाई जो है वो पा लिया है। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स। अब इंडियन फिल्म्स में, पुराने इंडियन फिल्म्स में दिखाया जाता है कि कैसे जो 2 भाई हैं वो बिछड़ जाते हैं और फिर वापस में मिल जाते हैं। तो स्टीफन स्पेंडर वॉज हिज नेम, इनका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. और सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियोज़ के बाहर था और मेरे पास समय तो काफ़ी था पर पैसे काफ़ी नहीं थे, तो कोई भी चीज़ जो बहुत कम पैसे में मिलता था वो मेरा अटेंशन खींच लिया करता था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, फुटपाथ पर मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने एक पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स था, जो कि हर किताब 50 पैसे का मिल रहा था। और ऐसा स्पेशल लो प्राइस एडिशन क्यों था, स्टूडेंट्स के लिए था, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन का 50वां एनिवर्सरी था और इस वजह से हर किताब 50 पैसे में वहाँ पर मिल रहा था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। किताब का क्या नाम है, द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है। इसको उन्होंने 50 पैसे में खरीद लिया। अब इसमें बुक में था क्या, 6 फेमस, एमिनेंट यानी फेमस,
6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जो लिटरेरी फील्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो 6 पॉपुलर men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return। यानी 6 इम्पॉर्टेंट फेमस लोगों ने ये बतलाया था 6 अलग अलग एसेज या निबंध में कि कैसे वो लोग कम्युनिज़म में एंटर करते हैं, कम्युनिज़म की विचारधारा से प्रभावित होकर इसके सफ़र में निकलते हैं, आते हैं और फिर कैसे वो चले भी जाते हैं, कैसे इससे नाखुश होकर, डिसइल्यूजन्ड होकर वो रिटर्न भी कर जाते हैं। और उनमें से एक नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। यहाँ पे 6 के मैंने नाम लिखे हैं, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इन 6 में से जो आदमी था वो स्टीफन स्पेंडर भी था। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब स्टीफन स्पेंडर ने जेमिनी स्टूडियोज़ में आकर 1 घंटे का स्पीच दिया था। क्या दिया था उनका फॉरेन एक्सेंट की वजह से समझ में नहीं आया, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज़ से बाहर जाने के बाद और इस किताब को ख़रीदने के बाद सालों बाद इनको, अशोका मित्रन को ये समझ में आया कि आखिर स्टीफन स्पेंडर उस समय क्या बोले होंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उसकी एक एस्से पढ़ी। ठीक है, तो रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर अब एक मिस्ट्री नहीं था, एक रहस्य नहीं था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विथ स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड। जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस एस वसंत थे, हो सकता है कि उनको स्पेंडर की पोएट्री से कुछ लेना देना ना हो, लेकिन उनके गॉड दैट फेल्ड से तो लेना देना नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कम्युनिज़म के बारे में था। कम्युनिज़म के बारे में उनका आने का जिक्र और फिर कैसे वो उससे डिसइल्यूजन्ड होकर रिटर्न कर जाते हैं, इस बारे में ही शायद वो अपने 1 घंटे में जिक्र कर रहे होंगे। अब यही कहानी है, इसमें कोई इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है, कोई ऐसा मॉरल लेसन नहीं दिया गया है। बस ये है कि अशोका मित्रन का जो माई ईयर्स विद बॉस है एस वसंत के साथ, उस दौरान वो जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं और कैसा एनवायरनमेंट रहता है, कौन कौन लोग मिलने आते हैं, कम्युनिज़म क्या होता है, स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे, इसी बारे में ये कहानी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।